आखिर ये रचनात्मकता, ये क्रिएटिविटी आती कहाँ से है? वो कौन सी चीज है जो किसी कवि को कुछ रचने के लिए मजबूर कर देती है? सदियों से ये सवाल हम सबके मन में है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्राचीन भारतीय दर्शन इस बारे में क्या कहता है। तो सवाल ये है कि कविता का सीक्रेट क्या है? क्या ये ऊपर से मिला कोई वरदान है जो बस कुछ खास लोगों के पास होता है, या फिर ये एक हुनर है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी मेहनत और लगन से सीख सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। भारतीय काव्यशास्त्र में इसी सवाल के जवाब के लिए एक बहुत ही गहरा शब्द है, काव्य हेतु, मतलब कविता का कारण। तो चलिए इसमें थोड़ा और उतरते हैं और जानते हैं कि हमारे पुराने आचार्यों ने इस पर क्या सोचा था। काव्य हेतु का सीधा साधा मतलब है कविता का बीज, वो सोर्स जहां से कोई रचना पैदा होती है। समझिए ये कविता का डीएनए है। सदियों तक बड़े बड़े विद्वानों ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर ये डीएनए किन चीजों से मिलकर बनता है। तो ज्यादातर विद्वान इस बात पर राजी हुए कि कविता रचने के लिए 3 पिलर्स, 3 स्तंभ जरूरी हैं। पहला है प्रतिभा, मतलब वो अंदर की जन्मजात क्रिएटिविटी। दूसरा है व्युत्पत्ति, यानी दुनिया और किताबों से हासिल किया गया ज्ञान। और तीसरा अभ्यास, यानी लगातार की जाने वाली प्रैक्टिस। इसे एक तिपाई की तरह समझिए, अगर एक भी पैर गायब हो गया तो वो टिक नहीं पाएगी। चलिए इसे एक और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि कविता बनाना एक बढ़िया डिश पकाने जैसा है, तो जो प्रतिभा है वो आपकी मेन सामग्री है। ज्ञान वो मसाले हैं जो उस डिश में स्वाद भरते हैं, और अभ्यास वो पकाने का तरीका है, वो हुनर जो इन सबको मिलाकर एक यादगार रचना बना देता है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ऐसा नहीं था कि सब लोग इस रेसिपी से सहमत थे। असल में सदियों तक इस बात पर जबरदस्त बहस चलती रही कि इन तीनों में से सबसे जरूरी क्या है। जरा इस सफर को देखिए जो 1000 साल से भी लंबा है। 6ठी सदी में आचार्य भामह ने कहा कि भाई प्रतिभा ही सब कुछ है। फिर 1 सदी बाद दंडी आए, उन्होंने कहा नहीं, तीनों का मिलना जरूरी है। फिर वामन ने प्रतिभा को कविता का बीज कहकर उसे और अहमियत दी, और ये बहस रुकी नहीं। 11वीं सदी के मम्मट से लेकर 17वीं सदी के पंडित राज जगन्नाथ तक हर दौर में इस पर नए नए विचार आते रहे। यहाँ एक नज़र डालने पर साफ पता चलता है कि सोच में कितना फर्क था। आचार्य दंडी ने प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास तीनों को जरूरी बताया। मम्मट ने भी यही कहा, बस शब्द बदल दिए, शक्ति और निपुणता। लेकिन इस पूरी बहस में एक ऐसा नाम था जिनकी राय सबसे अलग, सबसे मजबूत थी, और वो थे 17वीं शताब्दी के पंडित राज जगन्नाथ। उन्होंने पूरी बहस को जैसे एक ही वाक्य में समेट दिया। कविता का एकमात्र कारण प्रतिभा है। उनका मानना था कि ज्ञान और अभ्यास उस प्रतिभा को सिर्फ निखार सकते हैं, उसे पैदा नहीं कर सकते। ये वाकई उस 1000 साल की बहस का सबसे क्रांतिकारी विचार था। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि कविता बनती कैसे है। पर अब एक इससे भी बड़ा सवाल है, आखिर कविता बनाई क्यों जाती है? उसका मकसद क्या है? भारतीय काव्यशास्त्र में इसके लिए भी एक खास शब्द है, काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का मतलब है कविता का लक्ष्य, उसका मकसद। हमारे पुराने विचारकों का मानना था कि कविता सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन नहीं है, बल्कि उसके बहुत गहरे उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य दुनियावी जरूरतों से लेकर मन की शांति तक हर चीज से जुड़े होते हैं। आचार्य मम्मट ने तो अपने किताब काव्य प्रकाश में कविता के 6 कमाल के मकसद गिना दिए। पहला यश यानी फेम, दूसरा अर्थ प्राप्ति यानी पैसा, फिर आता है दुनियादारी का ज्ञान और अमंगल यानी बुरी चीजों का नाश। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य वो है परम आनंद की तुरंत अनुभूति। और छठा तो सबसे खूबसूरत है, कांता सम्मित उपदेश, मतलब एक दोस्त की तरह प्यार से दी गई सलाह। और ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसकी तुलना पश्चिम के विचारों से करते हैं, जहां प्लेटो ने कला को नैतिक शिक्षा का साधन माना और अरस्तु ने आनंद और इमोशनल कैथार्सिस का। वहीं भारतीय नजरिया कहीं ज्यादा बड़ा था। इसमें दुनियावी फायदे, नैतिक सीख और आध्यात्मिक सुकून सब कुछ एक साथ शामिल था। तो हजारों साल पुरानी इन बातों का आज के दौर में क्या मतलब है? ये आज भी क्यों मायने रखती हैं? चलिए इस पूरी चर्चा के निचोड़ को समझते हैं और देखते हैं कि ये विचार आज भी कितने काम के हैं।
तो पहली और सबसे बड़ी बात जो काव्य हेतु की बहस से निकलती है वो ये है कि महान कविता सिर्फ अचानक आए किसी आइडिया से नहीं बनती। ये जन्मजात टैलेंट और सालों की कड़ी मेहनत का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और काव्य प्रयोजन हमें सिखाता है कि कविता का कैनवस कितना बड़ा है। ये हमें नाम और पैसा जैसे दुनियावी फायदे भी दे सकती है और साथ ही हमें परम आनंद और जिंदगी की गहरी समझ भी दे सकती है। मतलब ये इंसान के हर अनुभव को छूती है। और आखिर में एक सवाल आज के दौर के लिए। इस एआई और सोशल मीडिया के युग में जब मशीनें भी कविता लिख सकती हैं और हमारी भावनाएं बस हैशटैग बनकर रह जाती हैं, ऐसे में कविता का असली मकसद क्या बचता है? इन प्राचीन विचारों की रोशनी में इसका जवाब क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।